नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, बाकी सब जो भी। बट ग्रेट डे प्रदीप जी. Yesterday the inauguration of the temple in Abu Dhabi, and today of course the Prime Minister visited Qatar, strengthened the ties between India and Qatar. Absolutely wonderful. 8 of our boys, I must repeat, it was a miracle which happened. Death sentence and they were freed. मतलब मृत्यु दंड के बाद किसी को सजाए मौत देने के बाद उनको छोड़ दिया जाए बिल्कुल, और ये कह दिया जाए कि भाई साहब आप जा सकते हैं घर. Fantastic. It's a great achievement in fact, for the nation and Prime Minister Modi also. Absolutely, no doubt about it. No doubt about it at all. And he's displayed this kind of statesmanship and bilateral relationships across the world and numerous occasions. Whenever India wanted and felt the need that the Prime Minister should intervene and save our people, he has risen to the occasion. He has done it. किया भाई उन्होंने. ये तो मानना पड़ेगा. लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको असंवैधानिक ठहरा दिया है. द ऑपोजिशन इज सेलिब्रेटिंग. व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग? आई डोंट नो. एंड इट्स नॉट एज इफ दे आर गोना गेट एनी मनी, एंड इट इज नॉट एज इफ द बीजेपी's 18,000 crores आर बीइंग sought टू बी रिटर्न्ड. ऑर्डर ये तो नहीं है कि भाई 18,000 करोड़ के जो बॉन्ड आपने बेचे हैं वापस दीजिए. It's going to be on an as is where is basis. It's going to start from ground zero from now. Right, and at the moment with us from the BJP to talk more about that, Mr. Pankaj Modi. Pankaj Modi ji, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. जय सिया राम, जय सिया राम. जय सिया राम, जय सिया राम. जय सिया राम. कैसे हैं? तो अच्छे हैं. कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. आपकी दुआ है, राम जी की दुआ है, रामलला की दुआ है, रामलला का आशीर्वाद है. तो मोदी जी ने तो कमाल कर दिया भाई. अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर, और उसके बाद अभी कतर गए हैं, कतर के अमीर के साथ बात करी. वहाँ पे 8 लाख हिंदुस्तानी हैं. 8 लाख, बाप रे बाप. आई थिंक पूरे कतर की जो आबादी है वो शायद 20 लाख की है, पता नहीं, शायद उसमें से 8 लाख तो हिंदुस्तानी हैं. तो आई मीन इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और उसमें क्या हुआ प्रदीप जी, एक छोटी सी बात मैं सामने रखना चाहता हूँ. पंकज मोदी साहब को शायद ये मालूम होगा, मुझे मालूम है कि नहीं, मालूम है कि नहीं मुझे ये मुझे पता नहीं है. कतर में क्या हुआ है, Qatar has said very clearly, it's sent in an advisory that they only want labor and skilled labor only from India. भारत से चाहिए. पाकिस्तान से जो पहले लेबर जाया करती थी, अनस्किल्ड लेबर वगैरह, उस पर बैन लग गया है. अभी आजकल पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिल रहा है. और कतर has opened up the visa regime. They want at least 1.5 lakh more workers from India. 1.5 के 2 लाख और हिंदुस्तान से लोग चाहिए उनको वहाँ पे काम करने के लिए. And I of course it certainly reflects on the diplomacy of Mr. Modi, but it also shows the kind of caliber that the people of India have. भारत के लोगों में क्या कैलिबर है वो भी मुझे लगता है इससे भरपूर साबित होता है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे पंकज मोदी साहब, बताएं. अभी कतर के अलावा अभी आपने देखा होगा, इजराइल की सरकार ने भी भारत के लेबर के और स्किल्ड लेबर के बारे में चर्चा की है कि उन्हें फिलिस्तीनियों के अलावा, फिलिस्तीनियों से जब युद्ध होने के बाद उन्होंने भारत पे रुख किया है कि बहुत सारे स्किल्ड लेबर उन्हें चाहिए. तो ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड लेबर की मांग बढ़ी है, और ये भारत के लिए एक शुभ संकेत ही है कि हमारे स्किल्ड लेबर बाहर जाएंगे, रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, साथ साथ भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे. जबरदस्त जबरदस्त. और दूसरी चीज इसके बारे में भी बात कर लें सर. इसके बाद जरा पॉलिटिक्स की बात जरा बाद में करेंगे. वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको गैर संवैधानिक ठहरा दिया है कि असंवैधानिक है. अब विपक्ष के लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी समझ के बाहर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई देखिए अब बीजेपी का पर्दाफाश हो गया, स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया. आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर पंकज मोदी जी? ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाने का मेन उद्देश्य दिवंगत अरुण जेटली के द्वारा यही था कि किसी तरीके से काले धन पे रोक लगाई जाए इसके थ्रू. और हमारी शुरू से सोच रही है कि जो चुनाव में ब्लैक मनी का यूज होता था वो किसी तरीके से इस चीज को रोक लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह से ऑब्जर्व किया कि ये सूचना के अधिकार को वायलेट करता है और सूचना के अधिकार को के में एक अवरोध पैदा करता है. इसके लिए उन्होंने इस चीज को कैंसिल किया है पूरी तरीके से. तो ये हमारे देखा जाएगा इस पे किस तरह से चर्चा की जाएगी फिर आगे इसके लिए.
लेकिन जी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो हमेशा काले धन का इस्तेमाल चुनाव में होने के लिए रोक लगाने के लिए ये बॉन्ड लेकर आई थी, और बहुत सारे पहलुओं को देखकर इसको आगे इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जी। दूसरी तरफ से है, तो उस चीज का मैं सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा कोर्ट नहीं करूंगा उनको कि वो किस तरीके से देखें। इनका बहुत अध्ययन करके फिर इस पे विस्तार से चर्चा की जा सकती है। और प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उनका फायदा सभी ने उठाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा क्या है, बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी। 18,000 करोड़ बीजेपी के पास गए हैं, लेकिन 180 करोड़ डीएमके के पास भी गए हैं। मतलब कांग्रेस के पास भी 200 या 300 करोड़ गए हैं, इसी तरीके से बाकी सब लोगों के पास भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रदीप जी, आपको पूछना चाहेंगे सर। No, this what I'm saying is the BJP calls this 10 साल अन्याय काल, ये पूरे अन्याय का काल था 10 साल। और उनका कहना, कांग्रेस कांग्रेस tells the BJP अन्याय काल, और कह रहा है कि look what we have done for this country, green revolution कांग्रेस लेके आए, बैंक नेशनलाइजेशन कांग्रेस has brought it, पब्लिक सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पूरे देश में in a big way, कांग्रेस has done it, economic liberalization कांग्रेस has done it। तो he says we have grown। कांग्रेस का कहना है कि हमने देश में जो करना था एसेंशियल चीज किया है, बट बीजेपी हैज नॉट डन। 10 साल अन्याय काल, इसलिए राहुल गांधी जी का यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सबको न्याय दिलाने के लिए। हाउ डू यू सी दैट? कांग्रेस का ये कहना कि 10 साल अन्याय की, ये तो हास्यास्पद ही है। अगर ऐसा रहता तो उन्होंने 70 सालों में क्या किया, ये पूरी जनता देख रही है, और हमें पूर्ण बहुमत से 2014 में लेकर नहीं आती और दोबारा रिपीट 2019 में नहीं करती। और जहां तक बात है, इन्होंने बोला कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो फिर मोदी जी के आने के बाद इतने सारे जनधन अकाउंट खुले कैसे? बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है, जन जन तक पहुंचाने के लिए। ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनधन अकाउंट खोलकर किया गया है। जहां तक ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है, तो वो उनके सरकार थी, तो ऑब्वियसली उसी समय आया जाएगा। लेकिन उसको अच्छी तरीके से आज किसानों के आप देखोगे तो किसानों को एक समय आप देखते होंगे यूरिया के लिए उन्हें कैसी भीड़ लगी रहती थी, कैसे लाइन में लगते थे और पुलिस के द्वारा डंडे चलाए जाते थे। इसको सरकार, हमारी सरकार आने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के द्वारा यूरिया का सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से किसानों को भी अच्छे बीज मिले। अभी किसान सम्मान निधि की भी बात हुई थी। किसान सम्मान निधि के द्वारा हमने किसानों को सही सम्मान देने की कोशिश की है। उनके अकाउंट में साल में 3 बार 4 महीने पे 2 हजार रुपया देने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। और इसके अलावा आप 2014 से पहले देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार पूरे घोटाले में लिप्त थी। पूरे सरकार, कोई कोयला घोटाला, कोई 2G घोटाला, कितने जी घोटाले थे, इसकी व्याख्या करना मुश्किल है। और वो हमें बता रहे हैं कि हमारी सरकार अन्याय की सरकार है। अन्याय की सरकार तो उनकी थी जब वो दो संप्रदाय में लड़ाने की कोशिश कर करके हमेशा वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। पंकज बोरी जी आगे जाके कह रहा है कि ये पूरा जो है जुमला नॉमिक्स है। ये जुमला नॉमिक्स कांग्रेस का नया शब्दार्थी है, जुमला नॉमिक्स। जुमला नॉमिक्स में मतलब पीएम किसान सम्मान, आप कह रहे हैं बीजेपी सेइंग 11.8 करोड़ फार्मर्स लाभार्थी है, बट कांग्रेस सेज द फिगर्स हैव ड्रॉप्ड। बेनिफिशियरीज 8.12 करोड़, यानी 8 करोड़ 12 लाख सिर्फ है। और आपने कहा यू फ्लीज द फार्मर्स, आपने फार्मर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया बीजेपी ने। जीएसटी ऑन फर्टिलाइजर्स, जीएसटी ऑन पेस्टिसाइड, फार्मिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी, डीजल महंगा। तो हाउ द फार्मर्स, यानी आपने वो काम किया जो एक्चुअली फार्मर्स अपने आप को अपने पैरों पे खड़े, डबल इनकम जब मोदी जी ने प्रॉमिस किए थे, you have not provided double income but you have provided more and more problems for the farmers। आपने बहुत फार्मर्स, और राहुल गांधी जी इसलिए न्याय यात्रा, किसानों को न्याय देने के लिए। जहां तक आपने डाटा की बात की कि बहुत सारे ड्रॉप हुए हैं किसान मतलब लिस्ट में, तो उनका नाम बोगस तरीके से नाम दिया गया था, जो बहुत जब हमने उन्हें आधार से लिंक किया तो पता चला कि बहुत सारे बोगस नाम ऑलरेडी हैं। तो वो सबको हटाया गया है, जिसके कारण करप्शन कम हो। तो ये नाम कम हुए हैं, नाम कम किसी जेन्युइन लोगों की कम नहीं की गई है, ये मैं फैक्ट के साथ रखना चाहूंगा। दूसरी बात है कि उन्होंने बोला कि हमने किसान की आय दोगुनी करने की केवल बातें की, ऐसा नहीं है। हमारे हर वक्तव्य में मोदी जी का किसानों के प्रति जो जवाबदेही है आपको देखने को मिलेगी कि हम जेन्युइन तरीके से उनकी दोगुनी करना चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरफ, वो उनका जो नारा कल गरीबी हटाओ का था, और गरीबी क्या हटेगी, उन्होंने गरीबों को ही हटाने की कोशिश की। तो हम उनके जुमलेबाजी उनके थे, हमारे तो एकदम जो बातें होती है वो जमीन पे उतारने की कोशिश होती है। चाहे प्रधानमंत्री की एक योजना हो, चाहे अभी हमने
अभी जस्ट राम मंदिर बनने के बाद हमने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की कोशिश की है, तो इसका भी एक लक्ष्य यही है कि किसी तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में देश संपन्न हो, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। गरीब मध्यम परिवार को जो बिजली की तकलीफ होती है वो जरा कम हो। तो हमें जुमलेबाजी की सरकार ना बोल के वो जरा अपने गिरवान में पहले का देखे कि उन्होंने क्या क्या किया है, तब हम पे वो कटाक्ष करे। पंकज जी, पंकज जी, डबल इनकम वाली बात है, यू हैव प्रॉमिस, प्राइम मिनिस्टर मोदी डबल इनकम प्रॉमिस किए। कांग्रेस का कहना है आज एवरेज फार्मर्स डेली इनकम है ₹27 पर डे, 27 रुपया ओनली कमा रहे हैं फार्मर्स एवरेज इनकम। इसलिए राहुल गांधी जी कह रहा है कि एमएसपी राहुल गांधी जी कांग्रेस 2024 में आने के बाद पहले तुरंत हम उस एमएसपी को इंप्लीमेंट करेंगे। जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो बोला, उनका सजेशन था, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये न्याय अन्याय हो गए ना। आप जो इनकम प्रॉमिस किए, आज 27 रुपीज पर डे फार्मर्स इनकम इज इट्स नॉट बोलने लायक भी नहीं है, जो कांग्रेस का कहना है। हाउ डू यू सी इट? कांग्रेस में राहुल गांधी की बात करूं, राहुल गांधी ने अभी अपना गुरु ना केजरीवाल को बना रखा है। झूठ बोलने में उससे 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एमएसपी पे लाने की बात कर रही थी, दिन से उसकी सरकार थी। एमएसपी हमने बाजरा और ज्वार पे ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। हमने ई मार्केटिंग के थ्रू किसानों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है कि किसी तरह वो अपने अनाज को ई मार्केटिंग के थ्रू भी बेच सकें। हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि किसी तरीके से किसानों की आय दोगुनी हो। ये, और जहां तक बात आपने राहुल गांधी की है कि उन्होंने एमएसपी पे चर्चा बोली कि डायरेक्ट हम आएंगे 2024 में तो लेकर आएंगे, तो 2024 का तो सपना देखना भूल ही जाए। दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ किसी तरीके से किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेवड़ी कल्चर जो प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की थी, रेवड़ी कल्चर चल रहा है, तो वो केजरीवाल से सीख कर वो रेवड़ी कल्चर का इस्तेमाल उन्होंने कर्नाटका में भी किया था, और वही रेवड़ी कल्चर का वो इस्तेमाल अब सोच रहे किसानों को इस तरह से झूठे झूठे वादे देकर किसी तरह उनको बरगलाया जाए। तो इस चीज में मैं बोलूंगा किसान भी समझदार है देश का, और हम सिर्फ एक जगह के एक स्टेट के किसानों के बारे में नहीं सोच रहे, पूरे देश के किसानों के बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। और किसानों के प्रति हमारी पूरी ये जिम्मेवारी है कि वो देश के अन्नदाता है, हमें उनका बहुत सम्मान है। लेकिन एक तरीके से चीजों को सुलझाया जा रहा है, किसान भी जरा सकारात्मक तरीके से चीजों को लेकर चले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आज ही नित्यानंद राय जी, अर्जुन मुंडा जी और पीयूष गोयल जी उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा ही। और हम इस मामले में पूरी तरीके से जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी और हमारी बीजेपी की सरकार किसानों की दोगुनी आय करने के बारे में बहुत संजीदे तरीके से सोच रही है, और हम इसे जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंकज मोदी जी, किसान तो टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं भाई कानून लाओ एमएसपी का, क्योंकि एक बार अगर कानून आ जाता है और एमएसपी से कम पे अगर बेचा गया कहीं पर भी, ये 23 कमोडिटी की जो बात कर रहे हैं, 23 वस्तुओं की जो बात कर रहे हैं, अगर कम मतलब एमएसपी से कम अगर कहीं बेचा गया तो वो तो कानूनी जुर्म हो जाएगा। तो वो तो बेचारा जो भी होलसेलर है, जो ट्रेडर है, वो तो सीधा जेल में जाएगा। ले, और प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पर आती है, समस्या कहाँ पर आती है, पूरा सवाल सुन लें कि भाई वो जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर 100 किलो गेहूँ हुआ, मान लीजिए फर्ज कीजिए 100 किलो गेहूँ हुआ, और उस डिमांड है सिर्फ 70 किलो की, तो फिर एमएसपी कैसे देगा कोई? या आलू की प्राइस जो है, या टमाटर जो है, या बाकी सब चीज, क्योंकि उन्होंने 3-4 सब्जियां भी डाली हैं उसमें कि इनके ऊपर भी एमएसपी होना चाहिए। तो अगर एमएसपी का कानून पास हो जाता है तो पूरे देश में स्थितियां अलग अलग हैं, स्थानीय वस्तु स्थिति अलग होती है। तो ये किसानों को समझाएगा कौन? जो किसान अभी आज की तारीख में हरियाणा के बॉर्डर के पास जो सब लोग पूछ करके बैठे हुए हैं, तो उनको समझाएगा कौन? आप कह रहे हैं मंत्री जी गए हैं मिलने के लिए, लेकिन मंत्री जी की बात सुन नहीं रहे हैं वो, पंकज मोदी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसानों को भी जरा पॉजिटिव तरीके से इस चीज को लेना पड़ेगा कि ये अगर कोई भी कानून बनेगा तो पूरे देश में एक समान तरीके से लागू हो, एक समान तरीके से, कहीं के दूसरे किसानों को कोई तकलीफ ना हो, ये सोच कर ही चलनी पड़ेगी। केवल अपने स्वार्थ के लिए ही, केवल एक राज्य के लिए वो चीजें नहीं होनी चाहिए, सबके बारे में सोचकर होनी चाहिए। और मुझे आशा है कि किसान भी समझेंगे, दूसरे के बहकावे में जो बहुत सारी चीजें किसान में के आंदोलन में लगे हुए हैं उनको नकार के वो देश के चीजों को प्रगति में आगे बढ़ेगा। और मुझे आशा है कि अभी आज जो मीटिंग होने वाली उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज सामने ये आती है प्रदीप जी, बिल्कुल, और पंकज जी, ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर सबको मालूम होगा लेकिन मैं फिर भी दोहरा देता हूँ
आज तक अगर कहीं पर एमएसपी असल में मिली है, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतने में बिकनी चाहिए जो भी फसल है। सर सबसे ज्यादा एमएसपी आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मिली है। मतलब जो बल्क है, जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसका बल्क जो है वो पंजाब में जाता है गन्नम खरीदने में, यानी गेहूं खरीदने में। तो राइटफुली स्पीकिंग द फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, मतलब इनको तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। मैं खुद पंजाब से हूं, मुझे खुद मालूम है वहां पर क्या होता है। तो अब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और पॉलिटिकली भी अगर मान लीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये राजनीति से प्रेरित है, ये कहा जा रहा है कि पीछे इसके पीछे आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है। कांग्रेस किसी चीज़ के पीछे हो सकती है, अभी मुझे तो लगता नहीं है। कांग्रेस में तो अभी इतनी मतलब इसमें कुछ भी करने में सक्षम नहीं है अभी। लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी अभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने पड़े हैं। अरे तो कहाँ साहब, वो तो लड़ रहे हैं आपस में, बहुत लड़ाई हो रही है आपस में। वो मुझे सीटों नहीं के लिए लगता। भले लड़े, वो सीटों के लिए भले लड़े, लेकिन मोदी विरोध के लिए वो एक ही वो तो सभी साथ में, मौसे रहे वाले। अरे वो तो सभी साथ में, वो तो सभी साथ में हैं। ममता बनर्जी भी मोदी विरोधी हैं, एमके स्टालिन साहब भी मोदी विरोधी हैं। कौन है जो मोदी विरोधी नहीं है? आज की तारीख में सभी लोग हैं। लेकिन ये बात सामने क्यों नहीं लाते भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार के जो महकमे हैं कि भाई देखिए सबसे ज्यादा एमएसपी तो आज तक पिछले 30 साल में पंजाब के किसानों को मिली है, तो उनको तो मतलब इतना प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए ना, जहां तक मैं समझता हूँ। बताएं सर। जी जी बिल्कुल। मैं किसानों से एक अपील करना चाहूंगा कि अभी किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आकर देश के सभी किसानों के बारे में सोचें। और अभी हाल फिलहाल जैसे अभी आपने कहा खुद पंजाब से, अभी ये पूरा राजनीतिक तरीके से चीजों को लिया जा रहा है। अभी आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जो एक अपने आप को तथाकथित किसान नेता बोल रहे हैं, गालेवाल साहब ऑन कैमरे में बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चढ़ चुका है, तो किसी तरीके से ये उनको एक मौका मिला जिसके थ्रू वो नीचे कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो कुछ दिनों के लिए करके मोदी जी का ग्राफ अगर नीचे कर सकते हैं तो गलतफहमी में ना जिए। मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ चुका और वो दिलों के, देश के जनता के दिलों में एकदम बहुत अच्छे तरीके से बैठ चुके हैं। तो उनको इस छोटे मोटे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो भी चाहते हैं कि किसी तरह के किसानों को आय दोगुनी हो और किसान आगे बढ़े। राजनीतिक चीजें नहीं होनी चाहिए कि इनकी ग्राफ बढ़ी तो इनकी कम की जाए। खड़गे साहब का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि देखो बीजेपी ने किसानों को बर्बाद कर दिया, अग्निवीर जवानों को बर्बाद कर दिया, 30% भर्ती जो खाली है गवर्नमेंट जॉब्स में वो रेगुलर भर्ती बंद कर दिया है, अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं किया है। 3 काले कानून जो फार्म लॉज है, 3 काले फार्म लॉज है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि आपने कह दिया कि आप कैंसिल रद्द कर दिया, बट नो नोटिफिकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द लॉ हैज बीन इशूड, कोई नोटिफिकेशन इशू किया नहीं है। तो ये किसान अन्याय तो आपका चल ही रहा है। पंकज जी नहीं, मेरा कहना खड़गे जी की बात को आप जरा सीरियसली लीजिए। देखिए उन्होंने अभी क्या हाल फिलहाल बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा आती है तो सनातन की सरकार होगी, आरएसएस की सरकार होगी। उन्होंने पूरे सनातनियों को एक तरीके से कलंकित करने के लिए अपने शब्द यूज किए थे। दूसरी बात, अभी हाल में उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को 10 दिनों के लिए कट किया है। उन्होंने बोला है क्या कि अभी चुनाव के लिए उनको जरूरत है राहुल गांधी की। तो ये लोग घबराए हुए हैं बीजेपी की सरकार, हमारी सरकार के आगे बढ़ने से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। तो इसके लिए घबराए हुए और किसी तरीके से चाह रहे हैं इनकी जो अन्याय यात्रा है, उनको लग रहा था पहली यात्रा इनकी सफल हुई थी तो दूसरी भी ये जो यात्रा इन्होंने शुरू की है उसमें भी वो सफल ही हो जाएंगे। तो मैं उस चीज में हमेशा कहूंगा एक चीज कि ये जो देश को बांटने की राजनीति जो कर रहे हैं उसमें वो कभी सफल होने वाले नहीं है। और जो कटाक्ष उन्होंने किया है खड़गे साहब ने, वो जरा अपनी पिछली सरकार को जरा देख कर ले कि उन्होंने क्या क्या किया है, तब हम पे कुछ बोले। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई देखिए किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो तो मानते हैं कि भाई हम लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए था, हम लोगों से गलती हुई इसलिए हमारी सरकार चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती कर रही है, हो सकता है कि बीजेपी की भी सरकार चली जाए, ऐसा उनका मानना है। नहीं, मेरा ये कहना है किसानों का किसी एक राज्य और किसी एक स्टेट के किसानों के बारे में ना सोचकर हम पूरे देश के किसानों के बारे में सोचना होगा ना। एक जगह के चीजों से इन्फ्लुएंस होकर हम कल वो कानून ला दे तो वो भी नहीं। हमें अभी जैसे आपने अभी जस्ट चर्चा की है कि हर जगह की, हर स्टेट की अलग अलग डेमोग्राफी, अलग समस्या, तो उस चीज को अगर हम एक पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान को समझ के अगर हम सोचे बिहार और केरला और तमिलनाडु के किसान को कंपेयर करें तो वो भी सही नहीं है।
तो एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसको सब किसानों को इसमें कोई तकलीफ ना हो और सबकी उन्नति हो, सब किसान आगे बढ़े। ये सोच के एक साथ हम लोग आगे चल तो रहे हैं। इसके लिए बातचीत चल रही है और चीजों को सही तरीके से सुलझा लिया जाएगा, मुझे ऐसा और, लगता और, और दूसरी चीज क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद फार्मर्स नहीं, उसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे कि किसानों के ऊपर ये आखिरी सवाल है मेरा। है। जी ये बताएं कि सबको मालूम है कि ये लास्ट पार्लियामेंट सेशन था, इसके बाद अब चुनाव होंगे और नया पार्लियामेंट उसके बाद मिलेगा, तो फिर भी एमएसपी कानून के ऊपर यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून के ऊपर अभी भी इतनी इंसिस्टेंस क्यों है? सबको मालूम है कि पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, कि इस पार्लियामेंट का कार्यकाल जो है वो खत्म, लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बावजूद ये क्यों बात हो रही है कि भाई आप अभी हमें कानून बना के दीजिए? बताएं सर। देश में अभी ना अब राम मंदिर बनने के बाद बड़ा खुशी का माहौल था, तो कुछ राजनीतिक दलों को ये चीजें पचती नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अब सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी ने 500 सालों के जो विवाद चल रहे थे वो मोदी जी की सरकार में सुलझ गए। हम जी। लोग बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अबू धाबी में हमने मतलब हमारी सरकार में मंदिर बन गया है। तो ये एक जो हिंदुओं में खुशी के माहौल है, चाहे देशवासियों में खुशी का माहौल है, वो बहुत लोगों से पच नहीं रही। तो उन्होंने जानबूझकर इस तरीके से राजनीतिक तरीके, वो एक जान रहे थे ये एक क्षेत्र है जहां पर वो राजनीति कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके थ्रू किया है। लेकिन मुझे लग रहा है किसान, आज का किसान समझदार है, वो किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आकर वो अपने फायदे के लिए सोचेगा और पूरे देश के किसानों की भलाई के लिए सोचेगा। प्रदीप जी। झूठ की खेती और एक प्रश्न है फार्मर्स के, बिकॉज कांग्रेस से फार्मर्स के इश्यूज बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, झूठ के खेती। 10 साल किसानों को ठगा आपने, बीजेपी ने 10 साल किसानों को ठगा। दो दुगनी जो आप बोले थे डबल इनकम, उसको छोड़ एमएसपी को तरसा डाला। महंगाई 60%, महंगाई इस कदर बढ़ गया है कि 60% किसानों के कर्ज बढ़ गए। 30 फार्मर्स, पंकज जी, आर डाइंग एवरी डे एज पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। एवरी डे 30 फार्मर्स आर डाइंग। किसानों को न्याय आप कैसे दे सकते हो? बिकॉज आप किसानों के राह पर किले बिछा रहे हो, किले, और पूरे दुनिया देख रहे किस प्रकार से किले बिछा रहे हो। तो आप पे भरोसा नहीं कर सकते, बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते। न्याय 2024 राहुल गांधी जी ही देंगे। पंकज जी। देखिए, इस चीज को मैं कहना चाहूंगा, किसान अनाज की खेती करता है, कांग्रेस झूठ की खेती करती है। जरा इस चीज को समझिए, झूठ के बाजार में वो हमेशा टिकी हुई है। वो झूठे झूठे डेटा लाकर दिखा रही है कि किसानों की आय ऐसी हो गई है, तो वो, लेकिन हम हमेशा कटिबद्ध है कि हर तरह के किसानों को, यही मैं बार बार बोलना चाह रहा था। अब आपने बोला झूठ की खेती, झूठ की खेती ज्यादातर बंगाल में होती है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, तो वहां के किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम उस चीज को फिर सिर्फ इस कानून के थ्रू देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सब जगह के किसानों से राय मशवरा लेकर हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज का पूरे देश का किसान इस चीज के लिए एकदम समझदार है कि क्या सही है क्या गलत है, वो समझेगी और इसे एक सकारात्मक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और विपक्ष के बहकावे में हमें लगता है कि नहीं आएंगे हम लोग। नहीं तो मैं अब अगर बात करें छोटी सी, अशोक चौहान साहब को आपने राज्यसभा में भेज दिया साहब, बीजेपी से गए, और मिलिंद देवरा साहब शिवसेना से जाएंगे, एकनाथ शिंदे सेना से जाएंगे। तो अभी तक तो ये आपके प्रतिद्वंद्वी थे, आपके बड़े विरोधी थे। नहीं, लेकिन वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका एक बहुत बड़ा काडर है और देश के विकास में वो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें हम सबको स्वागत करना चाहिए। इस चीज के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने डिसीजन लिया है। महाराष्ट्र सरकार के में भी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें हुई है। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया जाए कि देश की प्रगति में सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं सरकार कदम से कदम बढ़ाकर, तो इसका स्वागत किया जाना। स्वागत किया जा रहा है। एक सेकंड प्रदीप जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेचारा नेता है, जो बेचारा कार्यकर्ता है, नेता भी है, जिसने 30-30, 40-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, उसको नजरअंदाज करके राज्यसभा की टिकट दे दिया आपने अशोक चौहान जी को। अब सर आप बताएं, जो बेचारा 40 साल से कमल के फूल की सेवा कर रहा, उसके पहले वो दीप की पूजा करता था, लैंप होता था, भारतीय जनसंघ का सिंबल जो होता था, तब से कर रहा है सेवा। और आप उन सबको नजरअंदाज करके एक कांग्रेसी को आप भेज रहे हैं, भले वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हो या 10 बार रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ना संघ के हैं ना भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको लगता नहीं है इससे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके दिल पे कुछ ठेस पहुंचेगी? सर
नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक खासियत यह है कि वो अपने पार्टी के हर एक, हमारी एक अपने तीन पंचलाइन है, आपने सुनी होगी, राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। तो हम लोग इस चीज में हमेशा विश्वास रखते हैं कि अपने बारे में ना सोचकर पार्टी का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं। इसके लिए देश के कार्यकर्ताओं के, भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता। इस चीज के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो मैं भी अशोक एक छोटा सा चौहान जी के कार्यकर्ता आने हूं। से देश का क्या हित बढ़ गया और पार्टी का क्या हित बढ़ गया साहब, वो भी जरा समझा दें। देश का हित बढ़ा। जो लोकसभा 2 बार हार चुके हूं और नहीं, नहीं, इस बताइए चीज बताइए को देश का क्या हित बढ़ गया? पार्टी हाईकमान ने दूसरे तरीके से समझे। उनका एक काडर है, उनकी एक वोट बैंक है, और वो ऑलरेडी पहले से एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं योगदान देंगे इस सरकार को हेल्प करने में। पंकज जी, राहुल गांधी जी हमेशा कहता है कि लोकतंत्र खतरे में, यहां पर भी कहा, विदेश में जाता है, मतलब लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड। ये 4-5 चीज हमेशा करते हैं, और आज वो फिर महाराष्ट्र में दोहराया गया। उनका कहना है शरद पवार जी एक तो पार्टी भी चला गया, अब अजित पवार जी को सिंबल, पार्टी, सब कुछ स्पीकर ने भी बोल दिया, उससे पहले इलेक्शन कमीशन में डिसाइड कर दिया। उससे पहले उद्धव ठाकरे जी का क्या है कि बाप को चोरी किया, पार्टी को चोरी किया, सिंबल चोरी हो गया, अब एकनाथ शिंदे जी पार्टी का मालिक बन गया। तो क्या ये क्या लोकतंत्र पे एक क्वेश्चन लगता है कि जहां महाराष्ट्र पर आ जाता है? महाराष्ट्र क्या दिखा रहा है? स्पीकर का ऑर्डर हो गए, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर हो गए, तो व्हाट इज हैपनिंग? इज इट राइट? आपको जो बोल रहे कि बार बार उद्धव जी भी वही बोल रहे कि देखो हमारे भी पार्टी के सुप्रिया सुले, शरद पवार जी सब वही बोल रहे, देखो लोकतंत्र किस प्रकार से चल रहे हैं। क्या लोकतंत्र खतरे में है पंकज जी? लोकतंत्र के खतरे में तो बात ही ना करा जाए। जो वोट के लिए नोट के द्वारा वोट संसद में दिखाए, तो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में रहता है, ये एक पार्टी का इंटरनल मैटर है। शरद पवार गुट जी का, अजित पवार जी के गुट का, या फिर शिवसेना के गुट का, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से स्पीकर ने डिसीजन लिया। उसमें उन्होंने एक जो पहले के उन्होंने सरकार के जो दिए गए संवैधानिक चीजों को रखा है सामने, उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन दिया। इसमें किसी को ये बोलना कि इसके पक्ष में दिया, उसके पक्ष में दिया गया, उन्होंने फैक्ट के साथ काम किया, तो इस चीज में सबका स्वागत करना चाहिए जो उन्होंने दिया। तो आगे जो जिस प्रकार से सुप्रिया सुले ने क्या कहा है कि ये कॉपी पेस्ट है, उद्धव ठाकरे जी का जो पार्टी का जो ऑर्डर आया था, इलेक्शन कमीशन एंड स्पीकर, वही सेम कॉपी पेस्ट वहां पर भी हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट फिर यहां पर हो रहा है। तो जितेंद्र आवाड़ जी का भी आलोचना था, बोले ये किस प्रकार से स्पीकर ने ऑर्डर दे दिया है। तो आलोचना इस प्रकार से हो रहा है कि नथिंग इज हैपनिंग एज पर रूल ऑफ लॉ। आप सिर्फ कोई चीज कॉपी पेस्ट करके ऑर्डर के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। पंकज जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं आप लोग से भी पूछना चाहूंगा, दोनों पार्टियों का जो ये चीजें हुई, 40 विधायक गए हैं एक तरफ, तो वो तो सेम ही है, तो उसमें तो कॉपी पेस्ट ही होना दिखता है। अगर किसी एक पार्टी के 50 में से 40 विधायक अगर एक तरफ चले जाएं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको मान्यता दी जाएगी। सेम स्थिति शिवसेना शिंदे गुट की तरफ 40 विधायक चले गए, तो वही स्थिति अजित पवार गुट के साथ भी हुई है। उनके सारे विधायक अजित पवार के साथ है। तो ये स्पीकर का जो डिसीजन है एकदम संवैधानिक है, और उसमें जब दोनों पार्टी के साथ सेम स्थिति हुई है, तो ऑब्वियसली दिखेगा वो कॉपी पेस्ट है। लेकिन कांग्रेस से और कितने लोग आने वाले हैं सर? आपने शिवसेना तोड़ दी, आपने एनसीपी तोड़ दी, अब कांग्रेस को भी तोड़ दीजिए, कितने लोग और आने वाले हैं? ये कांग्रेस के कोई आने वाले हैं, इसका डिसीजन हम तो नहीं देंगे। अगर उसके कोई कार्यकर्ता या नेता अगर देश के विकास में हमारे साथ जुड़ना चाहते तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये कहना कि तो ये चीज में मैं राहुल गांधी को बोलूंगा, वो अपनी पार्टी को साथ में जोड़ के नहीं पा रहा है। आप जरा कभी उनसे भी पूछिए कि आज जो बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, अगर अपनी पार्टी को ये अच्छे से वो बचा ले, तब वो लोकतंत्र वहां बचा ले। उनकी पार्टी के तो एक एक नेता छोड़कर जा रहे, जो बहुत पुराने नेता रह चुके हैं, जो पुराने केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जैसा भी आपने एग्जाम्पल दिया था मिलिंद देवड़ा जी का, चाहे अशोक चौहान जी का, वो सब उनके बहुत निकट एकदम थे राहुल गांधी के। अब 2010 तो उसके बाद भी छोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को खुद को अवलोकन करने की जरूरत है, उन्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, उसके बाद ही वो कुछ बोल सकते हैं इसमें। पंकज मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर आपको जय श्री राम। आप लोग से मिलकर अच्छा लगा मुझे। हर हर महादेव। सर एक पूछना था, वो पंकजा मुंडे जी बोल रही थी कि अभी ट्रिपल इंजन हो गया है, अलग अलग जगह बढ़ गया, मुझे कोई जगह कहां से मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भी सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार पंकजा मुंडे कई स्थान मिलेंगे कि नहीं बीजेपी में?
चुनाव लड़ने के लिए या एमपी या राज्यसभा या कहाँ तो भेजो पंकजा मुंडे जी को। पार्टी की वरिष्ठ नेता है पंकजा जी, कुछ ना कुछ पार्टी में वो हंसी मजाक ऐसे कर सकती हैं कि उनका कोई सीरियस चीज नहीं था, वो ऐसे ही हंसी मजाक में बोले। नहीं लड़ेगी कहाँ से, हम लोग भी वही चिंतित है, कहाँ से लड़ेगी बेचारी। वो पार्टी का हाईकमांड डिसीजन लेगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हाईकमांड डिसीजन लेगा और बहुत मतलब धनंजय मुंडे जी के सामने उनको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, कहने का मतलब ये हुआ। चलिए ये जरूरत नहीं, ये वक्तव्य देना अच्छी बात नहीं है। मैं दे सकता हूँ सर, आप नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। फिलहाल एक बार फिर आपको जय सिया राम, थैंक यू सो मच सर, जय सिया राम, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसी तरह हंसते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, अच्छे लगते हैं हम मुस्कुराते हुए। और रिप्लाईज भी अच्छे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। But genuinely, where is Pankaja Munde going to fight from? Because that seat is going to go to Dhananjay Munde. She has a point. I don't think she's going to contest. Her Rajya Sabha also expectations वो भी नहीं होगा, because people of the BJP has already elected its people from the Rajya Sabha. MLC वो भी नहीं हुआ, तो maybe she can contest from Nagpur. And ask Mr. Devendra Fadnavis to sit down, perhaps. Just kidding. All right. I mean, I'm not really sure what's going to happen as far as Pankaja Munde is concerned. But she is a grassroots leader. We see a meeting, मतलब minimum 50-60 हज़ार लोग होते हैं उनकी हर सभा में, देखा है, खुद देखा है। और खुद हार गई है सर, ऐसे नहीं कि वो खुद हारी। Now you can't blame somebody else for your defeat. Yes. Your constituency is your constituency. Your voters are your voters, your electorate. If you are a mass leader. देखिए साहब, ऐसा है, चुनाव में आप लड़े हैं, आपको जिताने की जिम्मेवारी आपकी है, किसी और की नहीं है। Exactly. और अगर कोई आपकी पार्टी वाला भी आपको हरा रहा है, that's true for all parties. That's democracy. It happens. Right, now the moment